नमस्कार, जय हिंद। H3N2 एक टाइप ऑफ वेरिएंट है वायरस का, इन्फ्लुएंजा वायरस का। काफी न्यूज में चल रहा है और अभी एक खबर आई है कि लगभग 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है बिकॉज ऑफ दिस H3N2। ये 2 शख्स अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, एक है कर्नाटक से और एक है हरियाणा से। ये गवर्नमेंट सोर्स ने अभी कंफर्म किया है। द गवर्नमेंट सोर्सेज हैव सेड दैट द कर्नाटक रिकॉर्डेड 1 डेथ एंड हरियाणा द सेकेंड। अब ये 2 डेथ्स हो चुकी हैं एक वायरस के कारण, एक वेरिएंट के कारण। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वाकई में अब कैसा सीन बनने वाला है, क्या आईसीएमआर रिकमेंड करता है और क्या वाकई में ये इन्फ्लुएंजा वायरस होते कैसे फैलते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी का स्वागत है। अब आप समझ सकते हैं कि दिस कंट्री हैज बीन लाइंग इन अ बेल्ट जहां पे आजकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियल डिजीजेस और अब कहीं जाके वायरल डिजीजेस भी बहुत हद तक फैल रहे हैं। किसी जमाने में जब हम एनिमल के अलग हैबिटेट से दूर रहते थे तब तक शायद बहुत बीमारियां हम तक नहीं पहुंचती थी। अब एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पे हम इंक्रोच कर चुके हैं एक हैबिटेट जो कि एनिमल्स का है, तो जूनोटिक डिजीजेस भी बढ़ रहे हैं और इसी में और भी ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं वायरस जो सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते थे वो अब इंसानों में भी पाए जा रहे हैं। 90 केस मिले हैं। इंडिया सो फार हैज रिपोर्टेड एट अ टोटल ऑफ मे बी 90 केसेस जो कि H3N2 इन्फ्लुएंजा का है और 8 केस मिले हैं H1N1 वायरस के। ये सब वेरिएंट है, ये सब वायरस की वेरिएंट। हम अभी बात करेंगे कि इन्फ्लुएंजा के 4 वेरिएंट है, अभी हम लोग देखेंगे। इसी में अगर किसी की डेथ हो जा रही है तो इसका मतलब गंभीर इशू बन सकता है। खैर, ये H3N2 जो वेरिएंट है जिसको हम समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं इस समय, ये एक नॉन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा है। मतलब इसको ह्यूमन में नहीं पाया जाता था। दैट नॉर्मली सर्कुलेट्स इन पिग्स एंड दैट हैज इन्फेक्टेड ह्यूमंस नोन एज स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरसेस। तो जब तक हम उसके संबंध में नहीं थे या वी वर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दैट एनिमल जोन, तब तक ये चीजें हमें नहीं समझ में आती थी। परंतु अब शायद बहुत ज्यादा एक इंटीग्रेशन हो चुका है और ये वायरसेस जो पिग्स में पाए जाते थे और अदर एनिमल से पाए जाते थे वो आज ह्यूमन बीइंग्स में भी पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, तो व्हेन दीज वायरसेस इन्फेक्ट ह्यूमंस दे आर टर्म्ड एज अ वेरिएंट ऑफ इट। द स्पेसिफिक H3N2 जिसके बारे में बात करिए, जो वेरिएंट है, इट वाज डिटेक्टेड इन 2011 in the humans with genes from avian, swine and human viruses, and the 2009 H1N1 pandemic virus, the gene was there and we tried to find out that. तो कहीं ना कहीं ये सब अब जेनेटिक मेकअप में भी दिख रहा है और जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो पहले भले ये ह्यूमंस में नहीं दिखते थे पर अब ये कहीं ना कहीं दिखने लगे हैं। तो अब इस पूरे एवज में देखा जाए, इसको समझा जाए, तो द क्वेश्चन इज, क्या वाकई में वायरल डिजीजेस और बढ़ रहे हैं और अगर बढ़ रहे तो इस केस में क्या करना चाहिए, या कोरोना के बाद से ही हम सतर्क हुए हैं कि ये सब डिजीजेस आ रही हैं। पहली बात तो ये कि वायरल डिजीजेस हमेशा से आउटब्रेक करती रही हैं। कभी एवियन फ्लू, कभी बर्ड फ्लू, कभी स्वाइन फ्लू, किसी ना किसी नाम से आती रही हैं। रेस्पिरेटरी डिजीजेस ने, एक वायरल डिजीज ने तो अफ्रीका में तबाही मचा दी थी। कोरोना डिजीज भी लगभग वैसा ही है जो लगभग पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था। अब क्या H3N2 भी उसी दिशा में जा रहा है? बिल्कुल। अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो अगर सतर्कता ना बरती गई या फिर ये हो सकता है ये वायरस इतना स्ट्रांग ना हो कि सबकी डेथ के लिए जिम्मेदार हो, परंतु ये इन्फेक्ट कर सकता है। इसके इन्फेक्ट करने के मैकेनिज्म को अगर आप समझेंगे तो आई वुड से कि इट इज व्हेन अ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विद दिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो अगर खांसे, छींके, तो जो भी वो ड्रॉपलेट्स है, वो जितनी चीज निकलती है वो लगभग 1 मीटर दूर तक जाती है और वो जाके इन्फेक्ट कर सकती है किसी भी दूसरे पर्सन को। यही चीज लगभग हर वायरल आउटब्रेक में दिखती है और इसी चीज को हम चेन ब्रेक करने का नाम देते हैं कि अगर इस ट्रांसमिशन को नहीं रोका गया तो ये फैलेगी। अब यहां पे बात आती है कि वायरस कितना ज्यादा होस्ट में एक्टिव है और कितना ज्यादा उसके डेथ के लिए कारगर बन सकता है। इस H3N2 वायरस के लिए साफ चेतावनी आई है कि जो 5 साल से कम बच्चे हों या फिर 65 साल से ऊपर जो व्यक्ति हों या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति जिनमें कुछ सेकेंडरी बीमारियां भी चल रही, हो सकता है डायबिटीज, हो सकता है कैंसर पेशेंट हो सकता है शुगर लेवल, हो सकता है हाइपरटेंशन हो,
अगर ऐसी कोई भी बीमारी है तो मतलब आपका इम्यून सिस्टम पहले उन बीमारियों से लड़ने में लगा है। ऐसे केस में ये वायरसेस जो होते हैं और ज्यादा हावी हो जाते हैं और डेथ लीड कर सकते हैं। कोरोना वाला संकट तो नहीं दिखता, परंतु आईसीएमआर ने साफ बोला है कि अगर आप नहीं बरतेंगे कुछ एहतियात या फिर कुछ चीजों का प्रिकॉशंस आप नहीं लेंगे तो शायद ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह फैल सकता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि आप मास्क का यूज करें, और अगर किसी को भी लगता है कि वो इन्फेक्टेड है तो 7 दिनों में आपको पता चल ही जाता है। 7 दिनों के बाद आप डॉक्टर को जरूर विजिट करें और उनको दिखाएं। आईसीएमआर ने यह भी बोला है कि एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, और डॉक्टर्स को भी मना किया है कि एंटीबायोटिक्स मत दीजिएगा। इसका रीजन यह है कि एंटीबायोटिक अगर एक वायरस पे या एक उस डिजीज पे वर्क कर रही थी और उसका कोर्स अगर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है या 8 दिन बाद भी अगर वायरस का छोटा सा भी अंश रह जाता है तो वो म्यूटेट कर जाएगा और अपने आप को इस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बना लेगा। अब ये म्यूटेट होके रेजिस्टेंट बना के दूसरों तक फैलेगा, तो अब वो जो दवाई की लाइन थी पूरी, अब वो काम नहीं आएगी। काफी दवाइयां इसके लिए वैसे बताई जा रही हैं, और कॉमन इलाज जो कोरोना में भी किया जाता था कि आप इम्यूनिटी बूस्टअप करें अपना। अगर इम्यूनिटी बूस्टअप होगा तो शायद हम इन चीजों से बच सकते हैं। पर एक बात तो तय है, क्या अब इस दुनिया को वायरल अटैक्स के लिए तैयार रहना होगा? बिल्कुल रहना होगा। और इसमें हमारा एक मेन सा क्वेश्चन आपके लिए, अगर सोचिएगा, डू वी नीड एन इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी जहां पे हम कुछ ऐसी डिजीजेस के लिए भी तैयार रहें जहां पे हमें नहीं पता कि इनका कहां से संक्रमण हो रहा है, कहां से आती हैं, कैसे लाइफस्टाइल को इंपैक्ट करती हैं? क्या हमें तैयार रहना चाहिए? डिजीज एक्स करके एक प्रोग्राम चलता था, उसके तहत हमने कोशिश की थी कि हम इन चीजों को ढूंढेंगे, परंतु कहीं ना कहीं हम फेल हो गए। अभी एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का कल्चर आया है जहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन कल्चर को, जैसे आपका योगा है या पूरा आयुष वाला जितना है आपका आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसको यूज करते हुए प्लस आवर एडवांस्ड मेडिसिन सिस्टम, इन दोनों को मिक्स करके क्या इसका इलाज निकाला सकता है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक बात और सुनते जाइए कि आखिर आपके इन्फ्लुएंजा 4 तरीके के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। ये जो H3N2 की बात की जा रही है टाइप ए में ही आता है। ये सब आपके ए के सब टाइप हैं, जिसमें आप देखते हैं एवियन बी, स्वाइन बी और मोस्ट कॉमन जो आपके H1N1 या H3N2 है। H3N2 को सीजनल भी माना जाता है। ये आपके एवियन है, आप देख सकते हैं H5, H7, तो ये आपका H5N1, ये सब इनके बन के जीन्स मेक करके एक सब टाइप बनाते हैं। ये आपका वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस को इंपैक्ट कर सकता है। H5N1, H7N3, ये 5 और 7, 9, 10 आप जितना देखेंगे ये सब एवियन में जाता है। जितना छोटा नंबर होता है H1 या H3, ये सब आपका स्वाइन फ्लू की कैटेगरी में आता है। जो टाइप बी इन्फ्लुएंजा है, इट मेनली इन्फेक्ट्स द ह्यूमंस। टाइप सी जो है वो इन्फेक्ट को ह्यूमन को तो करता ही है, पिग्स, बट मोर रेयर देन टाइप ए एंड बी। सी एनिमल्स को भी कर सकता है बट रेयर होता है। और जो डी होता है वो कैटल को इन्फेक्ट करता है। तो ये थी जानकारी। हमें बस एक ही काम करना है, चेन को बढ़ने नहीं देना है, पहले ही रोक देना है। जरूर ऐसी जगहों पे आपको बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। मास्क लगा के रखिए, बेहतर है, और शायद हम इस चीज को रोक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।